कहा गया IMR कम करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। IMR का मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। और यहाँ ये कहा जा रहा है, जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि IMR कम करने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो कौन सा है। आपके पास पहला है जल्दी स्तनपान शुरू करना, दूसरा है टीकाकरण में देरी, तीसरा है खराब स्वच्छता, और फिर है नवजात देखभाल की अनदेखी। IMR मतलब जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना है, और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जल्दी स्तनपान अगर हम शुरू करते हैं तो ये जो IMR है उसकी दर क्या हो सकती है, ये कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें ये तो पता है ना, जो 2021 में हमसे पूछा गया था IMR कितने पर निकाला जाता है, तो 1000 जन्म पे निकाला जाता है। ठीक है, 1000 पैदा होने वाले बच्चों पर मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। 41 का आंसर ए हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कहा जा रहा है MMR यानी कि मदर मतलब मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए गर्भावस्था के दौरान क्या आवश्यक है। ठीक है, टू रिड्यूस MMR व्हाट इज एसेंशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहला, नियमित गर्भकालीन जांच, दूसरा है अस्पताल जाना बंद करना, तीसरा है पोषण की अनदेखी, और लास्ट है व्यायाम ना करना। आप आंसर क्या करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान MMR जो कि कितने पर निकलता है, जो कि निकलता है 1 लाख पर। ठीक है, तो MMR को कम करने के लिए गर्भावस्था के दौरान क्या आवश्यक है, तो नियमित गर्भकालीन जांच करवाना, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप। ठीक है, एंटीनेटल मतलब होता है गर्भ जब गर्भावस्था है तब जो चेकअप हो रहा है उसको एंटीनेटल चेकअप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कहा जा रहा है नवजात टिटनस को कम करने वाली टीका कौन सी है जो IMR को प्रभावित करती है। मतलब जो बच्चे हैं उसमें टिटनस अगर हो रहा है, ठीक है, ओके, तो उस टिटनस को दूर करने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, और वो टीका IMR को भी प्रभावित करता है। आपका टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, मेजल्स यानी खसरा वैक्सीन, और आपके पास है BCG। तो BCG हमें पता है ना किसके लिए दिया जाता है, BCG का टीका TB के लिए दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 24 घंटे के भीतर दिया जाता है। यहाँ पर टिटनस की बात की जा रही है, आंसर क्या हो जाएगा, टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो गया ए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 44, कहा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक सूचक क्वेसियोरकर में अत्यधिक कम हो जाता है। आपको आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल इंडिकेटर इज सिग्निफाई रिड्यूस इन क्वेसियोरकर। क्वेसियोरकर में क्या कम हो जाता है, पहला है सीरम ग्लूकोज, दूसरा सीरम एल्बुमिन, तीसरा है सीरम सोडियम, और लास्ट है आपका हीमोग्लोबिन। हमें पता है, हमने कल भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्वेसियोरकर है ना, और क्वेसियोरकर जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में देखा जाता है, ठीक है, जबकि मैरेस्मस जन्म से लेकर के 1 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। तो मान लीजिए किसी को क्वेसियोरकर है तो क्या किसकी मात्रा घट जाएगी, सीरम एल्बुमिन की मात्रा घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कहा गया पोषण के माध्यम से IMR कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, हाउ कैन IMR बी रिड्यूस्ड थ्रू न्यूट्रिशन। अगर IMR है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे पास है क्या, पहला है 6 महीने तक केवल स्तनपान को बढ़ावा देना, दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा शिशुओं को जल्दी गाय का दूध देना, तीसरा तुरंत ठोस भोजन देना या विटामिन सप्लीमेंट देना। ठोस भोजन वो खा ही नहीं सकता, अभी उसके पास ऐसे एंजाइम ही नहीं होते हैं जो कि ठोस आहार को पचा सके। दूसरा, गाय का दूध भी नहीं, हमें पता है ना WHO का विशिष्ट स्तनपान अभियान जिसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शिशु को जन्म से लेकर 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है, बच्चे का दूध दिया, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है। और आपको ये पता है ना कि माँ का जो प्रथम दूध होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो गाढ़ा पीले रंग का होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहा गया संक्रमण से संबंधित, ठीक है, संक्रमण से संबंधित एमएमआर कम करने के लिए कौन सी रणनीति सहायक है? मतलब अगर हमें मातृ मृत्यु दर कम करना है तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी? पहला, प्रसव उपकरणों का निर्जलीकरण, ठीक है, दूसरा अस्पताल में प्रसव से बचना, तीसरा घरेलू उपचार का उपयोग और चौथा है एंटीबायोटिक के उपयोग में देरी। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर करना। आप आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर करेंगे कि संक्रमण से संबंधित एमएमआर यानी कि ये जो मातृ मृत्यु दर है उसको अगर हमें कम करना है तो करना क्या होगा? जितने भी प्रसव में उपयोग होने वाले उपकरण हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा? उन सबको एक तरीके से निर्जलीकृत, मतलब वो साफ रहें, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ना रह जाए ना, तो स्टेरलाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहा क्या जा रहा है भारत में एमएमआर मातृ मृत्यु दर, आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, आईएमआर कम करने के लिए कौन सी सरकारी कार्यक्रम चलाई जा रही है? विच गवर्नमेंट प्रोग्राम फोकस ऑन रिड्यूसिंग एमएमआर एंड आईएमआर इन इंडिया? पहला है जननी सुरक्षा योजना, दूसरा आपके पास है डिजिटल इंडिया, तीसरा स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया भारत में रोजगार को बढ़ाने के लिए है ना। स्वच्छ भारत ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, स्वच्छता से संबंधित है। डिजिटल मतलब लोगों को क्या करना? ऑनलाइन इंटरनेट से जोड़ना, ये आपका डिजिटल इंडिया हो गया। है क्या? जननी सुरक्षा योजना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या मिलता है? उनको धनराशि दी जाती है। ठीक है, 47 का आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कहा क्या जा रहा है एमएमआर कम करने में परिवार नियोजन की क्या भूमिका होती है? कहा गया एमएमआर कम करने में परिवार नियोजन की क्या भूमिका होती है? व्हाट रोल डज फैमिली प्लानिंग प्ले इन रिड्यूसिंग एमएमआर? ऑप्शन में क्या है? तो पहला है बच्चों के बीच अंतर और उच्च जोखिम वाली गर्भधारणाओं को कम करना, दूसरा जल्दी शादी मतलब करना, या फिर आपका कई गर्भ धारणाओं को प्रोत्साहित करना, फिर आपके पास है गर्भ निरोधक की भूमिका। आपको आंसर क्या करना है? जी हाँ, आपको आंसर क्या करना है कि अगर हम एमएमआर को कम करने की बात करें, रिड्यूस करने की बात करें, तो परिवार नियोजन की जो भूमिका है वो क्या है? परिवार नियोजन का मतलब क्या है? फैमिली प्लानिंग है ना। हमें बच्चा कब चाहिए, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप होना चाहिए, है ना, कितने बच्चे चाहिए, ये सब परिवार नियोजन है ना। जनसंख्या आपकी बढ़िया रहे यानी कि मेंटेन रहेगी, है ना। तो ये परिवार नियोजन के यही सब क्या होते उद्देश्य होते हैं। और अभी हमने कल भी पढ़ा था, भारत सबसे पहला ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था। कब चलाया था? 1952 में चलाया था। ठीक है, तो कहा गया एमएमआर को कम करने में ये जो परिवार नियोजन है इसकी भूमिका क्या होती है? आंसर क्या करेंगे? बच्चों के बीच जन्मों के बीच अंतर और जो उच्च जोखिम वाली प्रेगनेंसी है उसको क्या कर देना? कम करना। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो गया? हमारे पास ए हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है कहा क्या जा रहा है कौन सी आयु वर्ग मैरास्मस के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर हम मैरास्मस और क्वैसियोरकर की बात करें तो ये जो क्वैसियोरकर है ये कब होता है? तो ये जन्म से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में देखा जाता है, जबकि अगर हम मैरास्मस की बात करें तो यह हमारा जन्म से लेकर के 1 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, ये जन्म से 5 और ये जन्म से 1 साल। ठीक है, अब कहा गया कौन सी आयु वर्ग मैरास्मस के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? आपका 1 वर्ष से कम, दूसरा 1 से 3 वर्ष, फिर आपका सी वाला है 5 से 10 वर्ष और डी है 10 से 15 वर्ष। तो एक वर्ष तक के बच्चों को मैरास्मस होता है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 1 वर्ष से कम, बिलो 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो गया? हमारा ए हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से, ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात देखभाल अभ्यास IMR कम करता है, अर्थात विच ऑफ दीज इज अ नियोनेटल केयर प्रैक्टिस दैट रिड्यूस IMR। इसमें से कौन सा ऐसा एक तरीके से इसमें से कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है, अभ्यास है जो कि IMR को कम करने में भूमिका निभाता है। पहला है शिशुओं को गर्म रखना, फिर है जन्म के तुरंत बाद बच्चे को नहलाना, नवजात को पानी देना, माँ के साथ त्वचा संपर्क से बचना। आपको पता है ना कि अगर हम IMR की बात करें तो IMR अगर हमें कम करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिशु को, है ना, हमें शिशु के लिए क्या करना पड़ेगा, शिशु को गर्म रखना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका यहाँ पे अवॉइड हटा दिया जाता ना तो इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया आंसर क्या होता, डी होता। आपको याद होगा हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा है, उस मेथड को क्या कहा जाता है, कंगारू मेथड या कंगारू विधि के नाम से जाना जाता है। कंगारू विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें, जिसे स्किन टू स्किन टच मेथड भी कहते हैं, जिसमें माँ की त्वचा से बच्चे को क्या कहता है, चिपकाया जाता है, ठीक है, और जैसे ही बच्चा होता है तुरंत उसको माँ से के शरीर से क्या कहता है, चिपका दिया जाता है, और ये बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होता है, माता के लिए भी बढ़िया साबित होता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ठीक है। तो यहाँ पे माँ के साथ त्वचा संपर्क से बचना है तो ये हमारा नहीं होगा। अगर ये बचना वर्ड नहीं होता तो सबसे बढ़िया आंसर हमारा यही था, ये कंगारू मेथड की बात हो रही है। आंसर क्या कर देंगे, शिशु को गर्म रखना। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गर्म रखने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो टेम्परेचर माँ के गर्भ में था वही टेम्परेचर उसको दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 51 कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसवोत्तरांत रक्तस्राव को रोकने और MMR को कम करने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज एंड रिड्यूस MMR। मतलब कौन सा ऐसा तरीका है जो कि रक्तस्राव, वो भी कौन सा रक्तस्राव, आप देख पा रहे होंगे पोस्टपार्टम मतलब प्रसव के बाद, ठीक है क्या, तो प्रसव के तीसरे चरण का सक्रिय प्रबंधन। दूसरा है आपका यूरिटोटॉनिक्स से बचना। तीसरा है रक्तस्राव की अनदेखी, इग्नोर ब्लीडिंग। फिर अस्पताल से जल्दी छुट्टी। आप आंसर क्या करेंगे कि ये जो MMR है उसको कम करने में और पोस्टपार्टम हेमरेज इत्यादि को रोकने के लिए क्या करना है, आपका प्रसव के तीसरे चरण का सक्रिय प्रबंधन करना है। प्रसव का तीसरा चरण समझते हैं, प्रसव के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। जो पहला होता है वो गर्भधारण से 3 माह का होता है, जबकि दूसरा 3 से 6 माह का होता है, और जो तीसरा ट्राइमेस्टर होता है वो 6 माह से लेकर के, या 6 माह के अंत से लेकर के 9 माह तक, अर्थात जब तक प्रसव नहीं हो जाता तब तक होता है। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर वही जो 6ठे माह के अंत से लेकर के प्रसव तक रहेगा। तो अगर इसमें आप क्या करेंगे, मैनेज बढ़िया किए रहेंगे तो क्या होगा, MMR जो है वो कम होगा। मतलब माता को भाई सुलभ हेल्थ केयर मिल जाएगी, आसानी से उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी, तो उसका जो जीवन है वो बचाया जा सकता है, MMR कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 652 की टिटनस टॉक्साइड टीकाकरण कैसे काम करता है। अभी हमने ये तो सुन लिया था कि ये जो टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन है ये टिटनस के बचाव के लिए लगाई जाती है। अब कहा गया कि ये कैसे MMR को कम करता है। पहला, मातृ और नवजात टिटनस को रोकता है। दूसरा है मलेरिया से सुरक्षा बढ़ाता है। तीसरा, गर्भकालीन मधुमेह रोकता है। और चौथा है भ्रूण विकास बढ़ाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे, टिटनस टॉक्साइड जो वैक्सीन है ये मातृ और नवजात टिटनस को क्या करता है, रोकता है। माता और बच्चों में जो टिटनस की समस्या है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। कौन, ये जो टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन है। आंसर हो गया आपका ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 कहा क्या जा रहा है, MMR कम करने, ठीक है, हाँ, कहा गया MMR कम करने के लिए संस्थागत प्रसव क्यों बढ़ावा दिया जाता है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि मातृ मृत्यु दर कम रहे, ठीक है, ओके, मातृ मृत्यु दर कम रहे, तो
उसके लिए हम क्या करें, हम संस्थागत मतलब हम हॉस्पिटल में जा कर के, ठीक है, इंस्टीट्यूट में जा कर के डिलीवरी करवाते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों इस बात पे जोर दिया जाता है? पहला, कुशल देखभाल और आपातकालीन प्रबंधन सुनिश्चित करता है। सेकंड आपके पास है घरेलू उपचार बढ़ावा देना। तीसरा है चिकित्सा हस्तक्षेप में देरी करता है। और लास्ट आपके पास क्या है, लास्ट आपके पास है स्वच्छ उपकरणों का प्रयोग करना। आप आंसर क्या कर देंगे कि हमारा एमएमआर को कम करने के का जो उद्देश्य है और प्रबंधन हम लोग कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, कुशल देखभाल और आपातकालीन प्रबंधन सुनिश्चित करना। 53 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 54। कहा जा रहा है गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषण संबंधी हस्तक्षेप एमएमआर कम करता है? पहला, आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, प्रोटीन से बचना, अधिक चीनी वाला आहार या अधिक कैफीन। कैफीन का मतलब चाय कॉफ़ी, ठीक है, चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है, तो अधिक कैफीन लेना। आप क्या बताएंगे कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषण संबंधी हस्तक्षेप एमएमआर कम कर सकता है? तो आयरन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। अच्छा, हमें पता है ना VIF है ना, ओके, VIF S है ना, वाइप्स पता है। और हमसे नेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हमसे क्या किया गया था, नेट में क्वेश्चन भी किया गया था, है ना, ओके। तो अब आप आंसर क्या करेंगे जी, हाँ, आप आंसर कैसे करेंगे कि ये जो आपका वाइप्स है यानी कि वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम, ये किन के लिए था? तो स्कूल गोइंग जो गर्ल्स हैं या जो नॉन स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए ये योजना थी, ऑल्सो बॉयज़, ठीक है, ओके, उनके लिए भी था। इसमें किया क्या जाता है, सप्ताह में एक दिन उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट सप्लीमेंट के तौर पर दी जा रही थी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, कार्य सरलीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पहला है कार्यभार बढ़ाना, समय और ऊर्जा की बचत। तीसरा है चरण बढ़ाना, और फिर है अधिक कार्यकर्ता जोड़ना, ऐड मोर वर्कर्स। आप क्या बताएंगे? कार्य सरलीकरण का उद्देश्य ये होता है कि हम कम समय और कम ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को संपादित कर लें और जो हमारा गुणवत्ता है वो भी खराब ना हो। आंसर क्या हो जाएगा? सेव टाइम एंड एनर्जी। 55 का आंसर हो गया आपका बी। कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समय और ऊर्जा की बचत करना। 55 का आंसर हो गया बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है आपसे IMR और MMR को कम करना। ठीक है, IMR और MMR कम करने के लिए माताओं को शिक्षित करना क्यों जरूरी है? ठीक है, क्यों हम जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित करें, और शिक्षित करने के पीछे का उद्देश्य IMR और MMR को कम करना है। पहला, स्वास्थ्य व्यवहार और देखभाल लेने की प्रवृत्ति सुधारता है। फिर अस्पताल जाने में कमी करता है। पारंपरिक असुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देता है। जल्दी शादी को प्रमोट करता है। आंसर क्या करेंगे कि अगर माताओं को शिक्षित कर दिया गया तो उनका क्या हो जाएगा, जो हेल्थ प्रैक्टिस है और केयर सेकिंग बिहेव है वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्रमोट हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। 56 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, ओके, आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कहा जा रहा है निम्न में से कौन कार्य सरलीकरण की एक विधि है? आपको बताना है कि ये सारे जो मेथड हैं इनमें से कार्य सरलीकरण की विधि कौन सी है, अर्थात which of the following is a method of work simplification। आगे पास ऑप्शन में क्या है? तो पहला है टाइम मोशन स्टडी, दूसरा है बजट, तीसरा है विपणन यानी मार्केटिंग, और फिर है आपका काउंसलिंग यानी कि परामर्श। आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे कि कौन सी कार्य सरलीकरण की विधि है? तो ये सब नहीं है, क्या है? समय गति अध्ययन, टाइम मोशन स्टडी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो गया? आपका ए हो गया। बाकी हमें याद है ना कि हम लोग कार्य सरलीकरण के दो टेक्निक
टेक्निक जानते हैं, एक जानते हैं फॉर्मल और दूसरा पेन पेंसिल। दोनों की 4 हैं। फॉर्मल यानी औपचारिक यानी कि प्रयोगशाला की बात करें तो उसमें आपका माइक्रो मोशन, मैमो मोशन है ना। इसके अलावा आपका स्टॉप वॉच और क्रोनोसाइक्लोग्राफ आता है। जबकि अगर हम पेन पेंसिल अर्थात घरेलू विधि अर्थात अनौपचारिक की बात करें तो उसमें हमारा कौन सा आता है, हमारा ऑपरेशन चार्ट आता है, प्रोसेस चार्ट आता है, मल्टीमैन आता है और श्रीमती गिलवर्थ के द्वारा दिया गया पिन और धागे के प्रयोग से किया जाने वाला पाथवे चार्ट आता है। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने कल ही क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कहा गया निम्न में से कौन सी विशेषता उद्देश्यों की प्राप्ति से नहीं जुड़ी है। आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ी हुई नहीं है। पहला योजना बनाना, दूसरा सही क्रियान्वयन, तीसरा संसाधनों का कुशल प्रयोग और फिर है निरीक्षण अकार्यक्रमात्मक। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि उद्देश्य के को प्राप्त करने में आपकी मदद नहीं करेगा। तो योजना बनाना बिल्कुल पहला चरण ही यही है, उसका क्रियान्वयन करना ठीक है, संसाधनों का कुशल प्रयोग ये भी जरूरी है, लेकिन ये जो लिखा है ना निरीक्षण अकार्यक्रमात्मक नहीं। अगर हम सच में किसी गोल को लेकर के कंसर्न हैं तो हमें कार्यक्रमात्मक मतलब प्रोग्राम्ड तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, चेकिंग इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण करना पड़ता है। ठीक है, आपका क्या पूछा गया, कौन सी उद्देश्य की प्राप्ति से नहीं जुड़ी है, आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। मुंडल के कार्यवर्गीकरण में कितनी श्रेणियां हैं। द मुंडल्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क इंक्लूड हाउ मेनी कैटेगरीज। ठीक है, आप ये बताएं, आपके पास 2 है, 6 है, 4 है, 5 है। आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो मुंडल है ना, ओके, इन्होंने दिया क्या है। पहली बात तो इनका पूरा नाम बता दीजिए। दूसरा आप ये बता दीजिएगा कि इन्होंने कब दिया था। ठीक है, इन्होंने दिया कहाँ, दिया क्या था। ठीक है, फिर जो इन्होंने दिया उसको संक्षिप्त करके किसने बताया। ठीक है, उसको संक्षिप्त किसने किया, फिर कितना संक्षिप्त कर दिया और उसमें जो क्रमवार अगर अरेंज करें तो वो कैसे अरेंज किया जा सकता है। ठीक, और आप ये भी बताइएगा कि ये जो मुंडल सर हैं इनका कार्य सरलीकरण से क्या तात्पर्य है या कार्य सरलीकरण की दुनिया में इनकी क्या भूमिका है। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कि जो मुंडल हैं इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है मार्विन मुंडल। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, मार्विन मुंडल है। इन्होंने क्या दिया है, तो इन्होंने क्लासेस ऑफ चेंज दिया है। ठीक है, ओके, क्या दिया है, क्लासेस ऑफ चेंज दिया है। क्लासेस ऑफ चेंज को क्या कहा जाता है, परिवर्तन का वर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, परिवर्तन का वर्ग कहा जाता है। कब दिया है, 1940 में दिया है। कहाँ दिया है, तो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दिया है। क्या दिया है, तो यही परिवर्तन का वर्ग यानी कि क्लासेस ऑफ चेंज दिया है। ठीक है, इसको संक्षिप्त किसने किया है, तो इसको संक्षिप्त किया है ग्रास और कैंडल ने। ग्रास और कैंडल ने संक्षिप्त करके कितना कर दिया है, 3 कर दिया है। जबकि इन्होंने कितना दिया था, इन्होंने कितना दिया था, तो इन्होंने टोटल 5 दिए थे। ठीक है, ग्रास और कैंडल ने उसे संक्षिप्त करके 3 कर दिया है। ठीक है, और वो अगर क्रमवार हम अरेंज करें तो कौन कौन सा है, तो पहला जो है वो क्या है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। ठीक है, पहला क्या है, हाथ एवं, ठीक है, हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन। दूसरा है आपका संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन। और तीसरा आपके पास क्या है, उत्पाद में परिवर्तन। ठीक है, ये 3 हो गए किसके, ग्रास और कैंडल के। बाकी आपको नेट का एक क्वेश्चन याद है ना, उच्चतम स्तर कौन सा है, तो पहला वाला हाथ और शरीर, मध्य वाला क्या है, तो संग्रहीकरण, और न्यूनतम स्तर जो तीसरा वाला है यानी कि उत्पाद में परिवर्तन। ठीक है, ओके, इतनी मेरी बात क्लियर होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मुंडल के कार्य वर्गीकरण में कितनी श्रेणियां हैं। द मुंडल्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क इंक्लूड हाउ मेनी कैटेगरीज। आप आंसर क्या करेंगे, इट्स डी 5 कैटेगरीज। ठीक है, किसने दिया, मार्विन मुंडल ने दिया था। और ये इन्होंने कब दिया था, 1940 में दिया था। कहाँ दिया था, तो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दिया था। दिया क्या था, क्लासेस ऑफ चेंज दिया था, परिवर्तन का वर्ग दिया था। इसमें बताया क्या था कि हम अपने काम में
कैसे कैसे चेंज कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको संक्षिप्त किसने किया? ग्रास कैंडल ने। कितना कर दिया? 3 कर दिया था। पहला हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, दूसरा संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन और तीसरा उत्पाद में परिवर्तन था। ठीक है, हाँ, फिर हमने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि कार्य सरलीकरण का संबंध मार्विन मुंडल से है, तो कैसे है? आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे कि ये जो कार्य सरलीकरण का कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे पहले मार्विन मुंडल के ही दिमाग में आया था। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। कार्य सरलीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वह सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो वह मार्विन मुंडल के ही दिमाग में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। चलना, दौड़ना, कूदना उदाहरण है। आपको बताना है हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? क्या ये टॉर्सल है या मेंटल है, पैडल है, विजुअल है? हमें पता है जब हम एनर्जी मैनेजमेंट की बात करते हैं, ऊर्जा प्रबंधन की बात करते हैं, तो ऊर्जा प्रबंधन हमें क्यों करें भाई? हम घर में काम कर रहे हैं या हम बाहर भी काम कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा मैनेज तो करना पड़ता है ना, एनर्जी मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो एनर्जी को मैनेज करने से पहले हम ये देखें कि हम उस एनर्जी को कैसे लगाते हैं। तो हम अपने कोई भी कार्य है, ठीक है, उस कार्यों को संपन्न करने के लिए ना हम कुछ क्या करते हैं? हम कुछ एफर्ट करते हैं। जैसे आपका एग्जाम है तो आप एफर्ट करती हैं ना, पढ़ती हैं, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, और ये जो एफर्ट है, प्रयास है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है मेंटल, जिसको मानसिक प्रयास कहा जाता है। दूसरा होता है फिजिकल, जिसको शारीरिक प्रयास कहा जाता है। तीसरा होता है विजुअल, जिसको चक्षु प्रयास कहा जाता है। चौथा होता है पैडल, जिसको पद प्रयास कहा जाता है। और पांचवा आपके पास होता है टॉर्सल, यानी कि मोड़न प्रयास। ठीक है, तो आपका मेंटल, फिजिकल, विजुअल, पैडल और टॉर्सल, ये 5 प्रकार के एफर्ट होते हैं जो कि हम किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कार्य हैं? तो मेंटल, जिसमें हमारी बुद्धि लगे, सोचना, तुलना करना, तर्क करना, योजना बनाना, निरीक्षण करना, समायोजन करना, मूल्यांकन करना, है ना, या आप किसी भी चीज का पूर्वावलोकन करना, स्मरण करना, ये सब के सब क्या है? मेंटल वर्ग है, बुद्धि हो चाहिए। शारीरिक, किसी भी सामान को फैलाना, किसी भी चीज को समेटना, उठाना, जितने घरेलू काम है सब फिजिकल है। चक्षु, विजुअल, देखना, किसी भी चीज को ढूंढना, है ना, प्रकाश और लाइट का समायोजन करना, ये सब क्या है? चक्षु प्रयास है। पद प्रयास, चलना, दौड़ना, कूदना, टहलना, ये पद प्रयास है, जिसको पैडल कहा जाता है। मोड़न, जिसको टॉर्सल कहते हैं, जब भी झुकने की बात होगी, है ना, तो झुकने के लिए क्या होता है? आपका टॉर्सल होता है। अब कहा गया चलना, दौड़ना, कूदना किसके उदाहरण है? टॉर्सल का मतलब होता है झुकना, मेंटल का मतलब होता है सोचना, याद करना, योजना बनाना, ये सब। विजुअल का मतलब खोजना, निरीक्षण करना, ये सब है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अर्थात पैडल एफर्ट उसको कहा जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात? ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 61। टेक्सटाइल में जीएसएम का क्या मतलब होता है? आपको बताना है जीएसएम का मतलब क्या होता है टेक्सटाइल में। जी, है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन में आपके पास जो पहला है वो है प्रति ग्राम वर्ग मीटर, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, फिर है ग्राम पर स्क्वायर मील, फिर है ग्राम पर स्टैंडर्ड मीटर, ग्राम पर सेकंड मीटर। आपको आंसर करना है। आप आंसर कैसे करेंगे कि अगर हम बात करते हैं जीएसएम की तो इसका मतलब क्या होता है? ग्राम पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। जीएसएम टेक्सटाइल का में मतलब जीएसएम का मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ए हो गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा ये जा रहा है क्वेश्चन नंबर 62 में, बच्चों में दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत कौन सा पैरामीटर देता है? बताइए, बच्चों में दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत कौन सा पैरामीटर देता है? विच पैरामीटर इंडिकेट क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन? पहला है वास्टिंग, दूसरा है आपका स्टंटिंग, तीसरा है ओबेसिटी और फिर आपका है ओवरवेट। आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा है कुपोषण का जो संकेत जो कि दीर्घकालीन कुपोषण के बारे में क्या कर रहा है? बता रहा है। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। हाँ, सभी लोग फटाफट से आंसर कर दीजिए। आपके पास स्टंटिंग है, वास्टिंग है और ऑप्शंस हैं। ठीक है, ओके।
चलिए, पूछा गया था बच्चों में दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत कौन सा पैरामीटर देता है। आपके पास है वास्टिंग, दूसरा है स्टंटिंग, ओबेसिटी और ओवरवेट। हम ये दोनों पहले से जानते हैं, है ना, हम ये दोनों पहले से जानते हैं। क्या ये जानते हैं कि अधिक वजन मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका जो आदर्श वजन होना चाहिए, अगर उससे 20% ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति क्या हो गया है, ओवरवेट हो गया है। और हमें ये भी पता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसका जो आदर्श वजन होना चाहिए, ठीक है, और उस वजन से अगर 30% ज़्यादा हो गया है, कितना, 30% ज़्यादा हो गया है, तब हम कहेंगे कि उसे क्या हो गया है, ओबेसिटी हो गया। यानी जो आपका स्टैंडर्ड वेट है उससे 20% ज़्यादा तो ओवरवेट, 30% ज़्यादा तो ओबेसिटी है। लेकिन अभी भी हमारे पास दो वर्ड बचे हुए हैं, एक वास्टिंग है, दूसरा स्टंटिंग है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों ही माल न्यूट्रिशन के टाइप हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ओके, माल न्यूट्रिशन कई सारे फॉर्म में आता है, ठीक। अब देखिए, जिसमें सबसे पहले स्टंटिंग है। अब ये क्या होता है, तो पीपल आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज, मतलब ये एक तरीके से बौनापन है। एज के अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। होना इतना लंबा चाहिए लेकिन बच्चा इतना ही है। देखिए, इसी को क्या कहता है, स्टंटिंग कहता है। पीपल आर टू शॉर्ट मतलब छोटे हैं, फॉर देयर एज मतलब उम्र के हिसाब से जो लंबाई है वो क्या है, कम है। इसको क्या कहता है, स्टंटिंग कहा जाता है। जबकि जो आपका वास्टिंग है वो क्या होता है कि पीपल आर टू थिन फॉर देयर हाइट, मतलब ये वो लोग हैं जो कि हाइट के अकॉर्डिंग बहुत पतले हैं, ठीक है। ये तो छोटे थे ना, इन ये एक तरीके से बौनापन है। ये क्या है, इनकी लंबाई के अनुसार, ठीक है, लंबाई के अनुसार ये बहुत पतले होंगे। दोनों में अंतर समझिए, लंबाई के अनुसार पतला होना वास्टिंग है, और आयु के अनुसार, ठीक है, आयु के अनुसार, है ना, आयु के अनुसार लंबाई कम होना ये क्या है, स्टंटिंग है। यहाँ पर एज की बात की जा रही है और यहाँ पर हाइट की बात की जा रही है। आयु के अनुसार लंबाई कम है तो उसे हम कहेंगे स्टंटिंग, ठीक है। और व्यक्ति की लंबाई के हिसाब से अगर वो उसकी मतलब मोटाई कम है तो उसको क्या कहा जाता है, वास्टिंग कहा जाता है। ये दोनों ध्यान से देख लीजिए। आपका स्टंटिंग एज के अकॉर्डिंग हाइट का कम होना, जबकि वास्टिंग का मतलब क्या होता है, लंबाई के आधार पर व्यक्ति का पतला होना, ठीक है। और ओवरवेट आपको पता ही है ना, जो आदर्श वजन से कितना परसेंट ज़्यादा कर ले रहा है, 30% ज़्यादा कर ले रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ओबेसिटी वाला कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए एक पॉइंट और, माल न्यूट्रिशनल अवेयरनेस वीक कब चलाया जाता है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, तो कुपोषण जागरूकता सप्ताह कब होता है। आप आंसर क्या करेंगे कि जो कुपोषण जागरूकता सप्ताह है, माल न्यूट्रिशन अवेयरनेस वीक है, वो अक्टूबर 4 से लेकर के अक्टूबर 10, यानी कि 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक ये जो है चलता है, क्या, कुपोषण जागरूकता सप्ताह चलता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो हमारा हम वास्टिंग भी जानते हैं, स्टंटिंग भी जानते हैं, ओबेसिटी भी जानते हैं, और हम ओवरवेट भी जानते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, कौन सा शब्द यान की मोटाई को दर्शाता है। विच टर्म डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ यान। आपके पास डेनियर है, आपके पास ट्विस्ट है, काउंट है और प्लाई है। आपको बताना है कि धागे की मोटाई, ठीक है, ओके जी हाँ, धागे की मोटाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डेनियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो गया, पहला हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 कहा जा रहा है, बुनाई में वेफ्ट क्या है। व्हाट इज वेफ्ट इन वीविंग। वेफ्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, जो लंबा धागा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको वार्प कहा जाता है। जबकि जो ऐसे चौड़ाई में, जिसको भराई का धागा कहते हैं, ये है ना, जो क्रॉस वाइज होता है, इसको वेफ्ट कहते हैं। लिखा क्या है, लंबाई में यान, तो लंबाई में यान क्या कहलाएगा, ये आपका वार्प कहलाता है। चौड़ाई में डाला गया यान, हाँ, आप आंसर करेंगे कि ये जो क्रॉस वाइज यान पड़ा है ना, जिसको भराई का धागा भी कहते हैं, वही क्या है, वेफ्ट कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64
4 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 कहा गया यान में प्लाई का क्या अर्थ है। आपको याद है हम लोगों ने दो प्रकार के यान पढ़े हैं, एक पढ़ा है सिंपल यान और दूसरा हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स, जिसको नोबिलिटी भी कहते हैं। जब हम सिंपल यान की बात कर रहे थे तो हम पढ़ क्या रहे थे, सिंपल में तो सबसे पहले सिंगल यान, फिर डबल यान, और डबल यान को ही हम लोग प्लाई कह रहे थे, है ना। और फिर हमारा मल्टीपल यान, केबल, कार्ड, ये सब सिंपल के अंतर्गत आते थे। जबकि अगर हम बात करें किसके बारे में, नोबिलिटी के बारे में या विशिष्ट यान के बारे में, कॉम्प्लेक्स यान जिसको कहा जाता है, तो उसमें हमारा वाउकल आता है, स्पाइरल आता है ना। इसके साथ ही साथ बहुत सारे थे, ग्रैंडल यान आ रहा था, है ना, ऐसे स्लब यान आ रहा था। तो ये सब हमारे क्या थे, फैंसी के अंतर्गत आ रहे थे। यहाँ पूछा गया कि यान में प्लाई का अर्थ क्या है, ट्विस्ट की संख्या, दूसरा है एक साथ मोड़े हुए धागों की संख्या, यान की मोटाई या यान की लंबाई। आंसर क्या होगा, प्लाई का मतलब कितना धागा आपस में क्या किया गया है, जोड़ करके, पर मतलब ऐसा होता है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, परत वाइज, ठीक है, परतवार लगाया गया है, अर्थात एक साथ मोड़े हुए धागों की संख्या, नंबर ऑफ स्टैंड्स ट्विस्टेड टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो गया, आपका बी हो गया, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहा गया, ठीक है, ओके, हाँ, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में, जी, क्वेश्चन नंबर 66 में कहा स्पिनिंग से पहले रेशों की व्यवस्था को क्या कहते हैं। स्पिनिंग मतलब क्या होता है, स्पिनिंग का मतलब होता है रेशे से धागा बनाना। तो धागे से पहले, ठीक है, देखिए स्पिनिंग में पहले रेशों को व्यवस्थित, है ना, जो उसकी व्यवस्था हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, क्या हम उसको यान कहेंगे या उसको स्लाइवर कहेंगे, फैब्रिक कहेंगे या टॉग कहेंगे। आप आंसर क्या करेंगे, यान तो वो है ना जब स्पिनिंग हो गई, है ना, कताई हो गई तो जो प्रोडक्ट आपके पास आया उसको यान कहा गया, है ना। कपड़ा तो भाई अब धागा है, धागे को लूम पे चढ़ाया तब जो बना वो है। आंसर क्या होगा, स्लीवर कहा जाता है। क्या कहता है, स्लीवर, है ना। याद करिए हम लोगों ने जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा है तो वहाँ पढ़ा है, ठीक। तो स्पिनिंग के पहले रेशों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, स्लीवर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 67, कपड़ों में सैल्वेज का क्या मतलब होता है, अर्थात सैल्वेज इन फैब्रिक रिफर टू, पहला कपड़े का किनारा, दूसरा कपड़े का मध्य भाग, तीसरा है कपड़े पर पैटर्न या कपड़े की मोटाई। आपको आंसर करना है सेल्वेज मतलब क्या होता है, तो ये किनारी को कहा जाता है, ठीक है, अर्थात कपड़े की किनारी को क्या कहते हैं, सेल्वेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहा गया डेनियर किस चीज का माप है। डेनियर इज अ मेजर ऑफ, पहला है रेशा की लंबाई, दूसरा 9000 मीटर प्रति रेशा का वजन, तीसरा रेशों की संख्या, और फिर है कपड़े की मोटाई। आपको बताना है डेनियर क्या करता है, रेशे की लंबाई बताएगा या 9000 प्रति रेशा का वजन, रेशों की संख्या, रेशों की मोटाई। आपको बताना है एक डेनियर बराबर कितना होता है, बताइए। एक डेनियर टैक्स याद है, डेनियर टैक्स यान काउंट में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो एक डेनियर बराबर कितना होता है, एक डेनियर बराबर होता है 9000 मीटर, है ना। तो 9000 मीटर प्रति रेशे का वजन। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो गया बी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए एक डेनियर बराबर कितना, आप आंसर करते हैं 9000। कभी पूछा जाए एक टैक्स बराबर कितना, तो 1000 होता है, ठीक है। एक डेनियर का मतलब 9000 और एक टैक्स का मतलब 1000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो गया, बी वाला हो गया। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, कार्य सरलीकरण का एक लाभ है। आपको बताना है क्या लाभ है। पहला श्रम लागत में वृद्धि, दूसरा है समय की बर्बादी, तीसरा दक्षता में वृद्धि और दिनचर्या में जटिलता। आपको बताना है कार्य सरलीकरण का एक लाभ क्या होता है। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कार्य सरलीकरण का जो सबसे मतलब सबसे बढ़िया लाभ है वो समय और ऊर्जा की बचत होती है। अब यहाँ लिखा है श्रम लागत में वृद्धि, नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम एफर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं, इंक्रीज थोड़ी करना, हमें तो
रिड्यूस करना है, समय की बात ही नहीं, हमें समय बचाना है। इंक्रीज इफिशियंसी, या दिनचर्या में जटिलता नहीं, हम क्या करते हैं, दक्षता में वृद्धि करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कहा गया कार्डिंग किस प्रक्रिया को कहा जाता है। कार्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, पहला रेशों को यान में घुमाना, रेशों को सीधा और साफ करना, कपड़ों को रंगना और यान से कपड़ा बनाना। आपको बताना है कार्डिंग किस प्रक्रिया को हम कहते हैं। आंसर क्या होगा कि कार्डिंग, कार्डिंग का मतलब होता है क्या, रेसे से गंदगी को दूर करना। ठीक है, ओके, रेसे को साफ करना ही कार्डिंग है। अब देखिए, रेशे को यान में घुमाना है ना, तो वो तो भाई ट्विस्टिंग होता है। ठीक है, रेशे को सीधा और साफ करना, हालांकि देखिएगा रेसे को सीधा करने का काम जो है ना वो कॉम्बिंग का है। ठीक है, कंघी करना उसको कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिंग में कंघी करना, रेशे को सीधा करना, समानांतर करना। ठीक है, लेकिन ये तो डाइंग है, ये आपका वीविंग है ना, यान से यानी धागे से कपड़ा बनाना क्या हो जाएगा, वीविंग हो जाएगा, यानी बुनाई हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या है आपका, रेशों को सीधा और साफ करना। क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो गया बी। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के 70 तक का डिस्कशन किया है। ठीक है, ओके, हम लोग कल डिस्कस करेंगे जी, हम लोग कल से डिस्कस कल चूँकि हमारा पीजीटी के एग्ज़ाम को पॉइंट करके हम लोग पीजीटी स्पेशल चला रहे थे, जो कि अब होना नहीं है, तो साथ ही साथ नेट के बच्चों का भी एग्ज़ाम है, तो हम लोग 2 दिन पीजीटी मतलब ये टीजीटी वीसी और 2 दिन नेट, ये जो हमारा पुराना पैटर्न था हम लोग उसको ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों ने कल और आज 2 दिन टीजीटी पीजीटी के पैटर्न को देखा, आगे 2 दिन हम लोग नेट के पैटर्न को देखेंगे, ताकि सारे बच्चों का फ़ायदा होता चले, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सुधा चौधरी जी, कोई भी क्लास खराब नहीं होती है। ठीक है, ओके, आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि ये टीजीटी का है, ये एलटी का, ये सब होम साइंस ही है, पढ़ना आपको सब है। ओके, चलिए बाकी, हाँ आप लोग, जी जी, हाँ बाकी आप लोग बिल्कुल भी निराश हताश मत होइए, खुश रहिए, शांति से रहिए, हिम्मत बांध के रहिए। ओके, हम्म, जी, अब टीजीटी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अब देखिए मैंने कहा ना कि क्या ही मतलब निकल रहा है ये सब पूछ के, होगा वही जो करना है, जिसको वही जाने, है ना। तो अब आज से ही अब फिर इसके लिए परेशान कि अब टीजीटी होगा कि नहीं होगा, क्यों इतना प्रेशर दे रहे हैं अपने छोटे से दिमाग को, मत दीजिए इतना प्रेशर। ओके जी, इतना प्रेशर मत दीजिए और मत लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी हमारी कल शाम को 7 बजे। ठीक है, और जो एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं, अनामिका जी, हाँ हाँ आप बिल्कुल देखें, आपके लिए, जी, हम्म, ओके ओके बिल्कुल, चलिए ठीक है फिर, हाँ एप्लीकेशन पे क्लास होगी, बिल्कुल बिल्कुल, जी एप्लीकेशन पे क्लास होगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल शाम को 7 बजे। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, हाँ खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग कल शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, और बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम निराश मत होइए। ठीक है, आप एकदम मनोबल बांधे रहिए, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना, हर चीज़ को पाने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। हम लोग तो अपनी मम्मी दादी और पापा बाबा इन लोगों के मुंह से सुनते भी आए हैं कि हम लोग बहुत परिश्रम किए हैं तब आज यहाँ हैं। तो आपको भी नौकरी लेना है तो यही मानिए कि आपका परिश्रम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यही मान करके अपने मन को शांत करिए, और शांत मन से अपने आप को बांध करके अपनी पढ़ाई में लगाए रहिए। यही यही एक ऑप्शन ही है आपके पास, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही करिए, यही आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया होगा। थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करिए, और ये बिल्कुल ध्यान रखिए, हर व्यक्ति का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। हम लोगों ने ये वाला कोटेशन पढ़ा है ना, हर व्यक्ति का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम देता है। तो आप भी जीवन में एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, ये सिर्फ और नौकरी का एग्ज़ाम नहीं है, आपके जीवन का भी एग्ज़ाम ही है। ठीक है, और अगर आपको
आगे अपने जीवन को सुखद बनाना है तो आपको इन सारी परेशानियों से गुजरना होगा। ठीक है, हाँ फ़र्क इतना है, कुछ को तो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, कुछ को चीज़ें बहुत परिश्रम करने के बाद मिलती है, तो आप लोग वही परिश्रम वाले हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी प्रेशर मत लीजिए प्रज्ञा जी, प्रेशर लेके कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी ही तबीयत खराब होगी, आपका ही नींद खराब होगा, सोएंगे नहीं, डिप्रेशन अपने आप होगा। और आपको पता है आजकल फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ जरूरी हो गया है ना। फिजिकल के लिए तो खाने पीने की सुविधा है ही आपके घर में, ठीक है, आपके घर में कूलर एसी पंखा सब है, ठीक, खाने पीने की सुविधा है। यहाँ से हेल्दी होना, यहाँ से सुख प्राप्त करना आज के समय में सबसे बड़ा टास्क हो गया है। ऐसे ही ना WHO ने स्पिरिचुअल और मेंटल, फिजिकल, सोशल सबको मिलाया है हेल्थ के लिए, बहुत सोच विचार करके मिलाया है। ठीक है, चलिए खैर ओके, एक बार सभी लोग मुस्कुरा दीजिए। ठीक है जो होगा आगे बढ़िया ही होगा, इसी उम्मीद के साथ अपने काम को फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है, आपको पहले पीजीटी के पैटर्न पर फोकस करना था, पीजीटी बाद में चला गया, अब आपके पास पहले टीजीटी है। तो टीजीटी के लिए जितना आप मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, जितना टेक्सटाइल पढ़ सकते हैं, जितना न्यूट्रिशन पढ़ सकते हैं, प्रसार शिक्षा पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़िए। ठीक है जी, बस यही चीज़ पढ़िए। ओके देखिए कितना बढ़िया तो मुस्कुरा रहे हैं, फालतू में मुंह गिरा के बैठ जाते हैं आप लोग भी, क्या गजब करते हैं। ठीक है, खुश रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, मन को मत रुलाइए, मन को भी हंसाइए। जी, सबको हंसाइए, खुद भी हंसिए। फिजियोलॉजी टीजीटी में बहुत कम आती है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जैसे पीजीटी में फिजियोलॉजी का भाई बोलबाला है ना, तो लेकिन ऐसा टीजीटी में नहीं है। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। चलिए फिर हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे हम लोग कल। जी, मिलेंगे हम लोग कल शाम को फिर से 7 बजे यहीं पर। ओके, नेट के पैटर्न के क्वेश्चन के साथ। बाकी आप लोग एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेशन पर तैयार रहें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।